आज हम उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति और पर्यटन की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है वो असल में परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए नोट्स हैं, मतलब तथ्यों और आंकड़ों का एक जखीरा। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इन सूखी जानकारियों में से जानदार कहानियां और गहरे मतलब निकालना, ताकि इस विशाल प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा को समझा जा सके। और यही संगम ही उत्तर प्रदेश को सबसे दिलचस्प बनाता है। हाँ, एक तरफ शास्त्रीय संगीत की वो नफासत है जो महफिलों में सजती थी, तो दूसरी तरफ लोकगीतों की वो मिट्टी की महक है जो आज भी लोगों के दिलों में बसती है। बिल्कुल। एक तरफ भव्य ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ वो मेले हैं जहां पूरा समाज एक साथ धड़कता है। सही। इन दोनों धाराओं को एक साथ समझना ही इस प्रदेश की असली पहचान को समझना है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी संस्कृति या कला को फलने फूलने के लिए एक जमीन, एक ढांचे की जरूरत होती है। हाँ, एक बुनियाद चाहिए। उत्तर प्रदेश में इसकी नींव 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना के साथ रखी गई। और ये ढांचा बहुत सोच समझ के बनाया गया। अच्छा। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक ही छाते के नीचे रख दिया। बिल्कुल। कला की हर विधा को उसका अपना सम्मान और अपनी जगह दी गई। हाँ। जैसे चित्रकला और मूर्ति कला के लिए 1962 में लखनऊ में राज्य ललित कला अकेडमी बनी। और प्रदर्शन कलाओं के लिए तो वहीं संगीत, नृत्य और नाटक जैसी प्रदर्शन कलाओं के लिए 1969 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी। और फिर 1975 में खासतौर पर थिएटर की ट्रेनिंग के लिए भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना हुई। मतलब हर कला के लिए एक अपना घर। यहाँ तक कि कथक जैसे शास्त्रीय नृत्य के लिए एक राष्ट्रीय कथक संस्थान भी लखनऊ में ही है। जी हाँ। और संगीत के लिए भातखंडे संगीत संस्थान, जिसे 2000 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, वो तो अपने आप में एक मिसाल है। हाँ, और ये सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं था। हाँ। वाराणसी में 1920 से ही भारतीय कला भवन जैसा संस्थान है, जो कलाकृतियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अच्छा। ये पूरा ढांचा इस बात का सबूत है कि संस्कृति को एक समग्र इकाई के रूप में देखने के साथ साथ उसकी हर एक शाखा को अलग अलग सींचने का प्रयास किया गया। तो चलिए अब इन संस्थानों की दीवारों से बाहर निकलकर सीधे उस कला को देखते हैं जो यहाँ की पहचान है। और उत्तर प्रदेश की बात हो तो जाहिर है शुरुआत कथक से ही होगी। हाँ, जो वहाँ का इकलौता शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन जब हम घराना शब्द सुनते हैं, जैसे लखनऊ घराना या बनारस घराना, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, घराना एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब सिर्फ एक शहर या जगह नहीं, बल्कि ये गुरु शिष्य परंपरा की एक खास शैली है। एक स्टाइल जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। बिल्कुल, जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, एक अलग स्वाद होता है। जैसे लखनऊ घराने में, जिसकी जड़ें नवाबों के दरबार से जुड़ी हैं, आपको कथक में नजाकत, अदाकारी और भावनाओं के बारीक प्रदर्शन पर जोर मिलेगा। बिंदादीन से लेकर बिरजू महाराज तक इन सब ने कथक को कहानी कहने की कला बना दिया था। और जोरदार तैयारी, मतलब तकनीकी पक्ष पर ज्यादा ध्यान मिलेगा। अच्छा। सितारा देवी जैसी नृत्यांगनाएं इसी घराने की देन है। तो एक ही नृत्य के दो अलग अलग रूप जो प्रदेश की दो अलग अलग सांस्कृतिक राजधानियों को दर्शाते हैं। एक दरबारी और एक आध्यात्मिक। सही। ये तो बहुत दिलचस्प है। नृत्य की तरह क्या चित्रकला की भी कोई खास लखनऊ शैली है? हमने असित कुमार हलदार और उनकी वॉश टेम्पा शैली के बारे में पढ़ा है। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पेंटिंग पर पानी के रंगों की एक धुंधली परत चढ़ा दी गई हो, जिससे उसमें एक सपना सा, एक कोमल सा असर आ जाता है। बिल्कुल। असित कुमार हलदार इसी शैली के जनक थे। वैसे मध्यकाल में तो आगरा में मुगल शैली, मथुरा में ब्रज शैली और बुंदेलखंड में बुंदेली शैली जैसी कई चित्रकला शैलियां थीं। और संगीत के बिना तो उत्तर प्रदेश की कहानी ही अधूरी है। यहाँ भी घरानों की पूरी परंपरा है। हाँ, किराना घराना, बनारस, लखनऊ, आगरा, इन सब में क्या फर्क है? हर घराने की अपनी एक खासियत है। मुजफ्फरनगर के पास से निकले किराना घराने ने ख्याल गायकी को एक नई ऊंचाई दी। भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल इसी परंपरा से थे। ख्याल मतलब कल्पना। हाँ, यानी सुरों को कल्पना के पंख लगाकर विस्तार देना। वहीं बनारस घराना एक गुलदस्ते की तरह है, जहां हर तरह के फूल हैं। जैसे यहाँ ठुमरी की रानी गिरजा देवी हैं, तो शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां, सितार के सम्राट पंडित रविशंकर भी यहीं से हैं, और तबले के उस्ताद किशन महाराज भी। और लखनऊ घराना? लखनऊ घराना अपनी नजाकत के लिए जाना जाता है। यहाँ से गजल और ठुमरी की मल्लिका बेगम अख्तर का नाम आता है।
और आगरा घराना अपनी दमदार और खुली आवाज की गायकी के लिए मशहूर था, जिसके सबसे बड़े नाम फैयाज खान थे। तो ये तो हुई दरबारों और महफिलों में सजने वाली शास्त्रीय कला। लेकिन उस आम इंसान की जिंदगी का संगीत कहाँ है, जो खेतों में, त्योहारों में गूंजता है? वहीं से हमारी कहानी की दूसरी धारा यानी लोक कला की धारा बहनी शुरू होती है। ये वो संगीत है जो किसी अकादमी में नहीं बल्कि लोगों के बीच ही पैदा होता है। अच्छा। मिर्जापुर और बनारस में जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो औरतें कजरी गाती हैं। पूर्वांचल में बिरहा सिर्फ एक लोकगीत नहीं बल्कि सवाल जवाब और बहस की एक पूरी महफिल है। ये तो बड़ा इंटरैक्टिव हुआ। बिल्कुल। और ब्रज क्षेत्र तो जैसे संगीत में ही डूबा रहता है। रसिया, होरी, झूला और बुंदेलखंड का आला, कहते हैं उसे सुनकर आज भी लोगों में जोश भर जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आला वीर रस से भरा है। ये वहाँ के नायकों की कहानियां सुनाता है। मतलब लोकगीत एक तरह से बिना कागज कलम का इतिहास भी हैं। सही बात है। वहीं अवध और पूर्वांचल में बच्चे के जन्म पर सोहर गाया जाता है, जो नई जिंदगी के आने का उत्सव है। ये गीत उस क्षेत्र की मिट्टी की महक लिए हुए हैं। लोक गीतों की तरह लोक नृत्यों की भी अपनी एक अलग दुनिया है। मुझे ब्रज के चरखुला नृत्य ने हमेशा हैरान किया है। कोई सिर पर 108 दियों का पिंजरा रखकर संतुलन कैसे बना सकता है? ये सिर्फ कलाबाजी नहीं बल्कि आस्था और समर्पण का प्रतीक है। वो 108 दिए राधा कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति को दर्शाते हैं। अच्छा। लोक कलाओं की यही खासियत है, वो अक्सर किसी कहानी, किसी मान्यता या किसी समुदाय की जीवन शैली से गहराई से जुड़ी होती हैं। जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र में खरवार जनजाति का कर्मा नृत्य, जो फसल की कटाई और प्रकृति के प्रति आभार जताने के लिए किया जाता है। और पूर्वांचल का धोबिया नृत्य, नाम से लगता है कि इसका धोबी समुदाय से कोई ताल्लुक होगा। सीधा ताल्लुक है। ये नृत्य धोबी समुदाय के रोजमर्रा के जीवन, उनके काम और उनके उत्सवों को दिखाता है। इसी तरह बुंदेलखंड का पाई डंडा शौर्य को और राजपूतों का छोलिया नृत्य तलवार और ढाल के साथ युद्ध कला को दर्शाता है। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है। रंग बिरंगी कलाएं और परंपराएं सबसे ज्यादा जीवंत तब होती हैं जब पूरा समाज एक साथ इकट्ठा होता है। और उत्तर प्रदेश में इसका सबसे बड़ा मंच है यहाँ लगने वाले मेले। हाँ। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए कि यूपी में साल भर में कितने मेले लगते होंगे? कुछ 100, शायद 500। करीब 2500। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लगभग 2250। ये संख्या ही अपने आप में कमाल है। सबसे ज्यादा 86 मेले कृष्ण की नगरी मथुरा में और सबसे कम पीलीभीत में। और इन हजारों मेलों में कुछ तो ऐसे हैं जिनकी पहचान दुनिया भर में है। प्रयागराज का कुंभ मेला तो वो सिर्फ मेला नहीं, वो धरती पर लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। एक आध्यात्मिक महासागर। बिल्कुल। लेकिन मेले सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है। आगरा का बटेश्वर मेला और बलिया का ददरी मेला, ये बहुत बड़े पशु मेले हैं। ये तो सदियों पुरानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र होंगे, हजारों साल पुराने, और आज भी वहाँ करोड़ों का व्यापार होता है। और कुछ मेले ऐसे भी हैं जो उत्तर प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। हाँ बिल्कुल। बाराबंकी का देवा शरीफ मेला या आगरा का सुलह कुल उत्सव, ये वो जगह हैं जहां हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं, जो इस प्रदेश की समावेशी आत्मा को दिखाता है। सही। और फिर त्योहारों के अपने अनूठे रंग हैं। बरसाना की लठमार होली जैसी कोई और होली दुनिया में नहीं होती। तो इतनी जबरदस्त सांस्कृतिक विरासत को सिर्फ सहेज कर रखना काफी नहीं है, इसे दुनिया तक पहुंचाना भी जरूरी है। हाँ, और यहीं पर पर्यटन की भूमिका आती है। ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत काफी पहले हो गई थी। 1956 में पर्यटन विभाग बना। फिर 70 के दशक में निदेशालय और विकास निगम भी बने। हाँ। लेकिन एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1998 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। ये एक सोच में बदलाव था कि पर्यटन सिर्फ घूमना फिरना नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण इंजन भी है। और हाल की नीतियों में हेरिटेज आर्क जैसी योजनाएं हैं। हाँ, जो आगरा, लखनऊ और वाराणसी को जोड़कर एक टूरिस्टिक सर्किट बनाती हैं, ताकि पर्यटक एक ही यात्रा में प्रदेश के 3 अलग-अलग सांस्कृतिक रंगों को देख सकें। और दुनिया की नज़र में भी उत्तर प्रदेश की एक खास जगह है। यहाँ यूनेस्को की 3 विश्व धरोहर स्थल है, ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी। बिल्कुल। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत माना। ये बहुत बड़ी बात है। ये मानती है कि विरासत सिर्फ इमारतों में नहीं बल्कि हमारी परंपराओं में भी जिंदा है। और इन नीतियों का नतीजा हमें उन जगहों पर दिखने वाली भीड़ में नजर आता है। हाँ, आगरा में मुगल शान शौकत, लखनऊ में नवाबी तहजीब,
प्रयागराज में संगम का आध्यात्मिक खिंचाव और वाराणसी में घाटों और गलियों का वो रहस्यमयी आकर्षण। ये सब पर्यटकों को खींचते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई अनमोल नगीने हैं, है ना? बिल्कुल है। जैसे झांसी के पास देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो गुप्त काल की वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। अच्छा। या सीतापुर का नैमिषारण्य, जिसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। या जौनपुर, जिसे कभी शिराज़े हिंद कहते थे। इस पूरे इतिहास और संस्कृति की कहानियों को सहेजने का काम करते हैं संग्रहालय। ये सिर्फ पुरानी चीजों को रखने की जगह नहीं, बल्कि एक तरह की टाइम मशीन है। सही कहा। लखनऊ का राज्य संग्रहालय तो 1863 से ये काम कर रहा है। और हर संग्रहालय की अपनी एक कहानी है। जैसे मथुरा का राजकीय संग्रहालय, ये कुषाण और गुप्त काल को समझने के लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। इसी तरह अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय ये दिखाने की कोशिश करता है कि राम की कहानी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कैसे कही और दिखाई जाती है। अब बात करते हैं भाषा की, जो किसी भी संस्कृति की आत्मा होती है। उत्तर प्रदेश ने 1947 में हिंदी को अपनी राजकीय भाषा बनाया। हाँ, लेकिन 1989 में उर्दू को भी दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। ये कदम प्रदेश की मिलीजुली संस्कृति को एक सम्मान देने जैसा था। बिल्कुल। और सिर्फ दर्जा ही नहीं दिया, बल्कि इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए संस्थान भी बनाए। जैसे लखनऊ में हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान और उर्दू अकादमी। और प्रयागराज में 1927 से काम कर रही हिंदुस्तानी एकेडमी। ये संस्थान साहित्य को जिंदा रखने का काम करते हैं। लेकिन सरकारी भाषा से अलग प्रदेश की असली भाषाई विविधता तो उसकी बोलियों में सुनाई देती है। हाँ। पश्चिमी यूपी में खड़ी बोली का जो खरापन है, वो मथुरा आगरा आते आते ब्रज की मिठास में घुल जाता है। लखनऊ में अवधी का अदब है, तो बुंदेलखंड में बुंदेली का ओज। और पूर्वांचल पहुंचते पहुंचते भोजपुरी की एक अलग ही तरंग सुनाई देती है। सही। ये भाषाई नक्शा ही बताता है कि उत्तर प्रदेश कोई एकसार प्रशासनिक इकाई नहीं है, बल्कि कई जीवंत और अलग-अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों का एक गुलदस्ता है। तो हमने उत्तर प्रदेश के संस्थागत ढांचे से लेकर शास्त्रीय कलाओं, लोक परंपराओं, विशाल मेलों, पर्यटन की रणनीतियों और अंत में भाषाई ताने बाने तक को देखा। जो बात निकल कर आती है वो ये है कि ये एक ऐसा प्रदेश है जहां हर मोड़ पर संस्कृति की एक नई परत खुलती है। यहाँ दरबारी नफासत और जमीनी जीवंतता एक दूसरे से टकराती नहीं, बल्कि एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। हमने ये तो देख लिया कि यहाँ क्या है और कहाँ है। हाँ। लेकिन ये पूरी चर्चा हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जिस पर सोचना जरूरी है। इतनी गहरी और विविध सांस्कृतिक विरासत के साथ कोई भी प्रदेश अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को सहेजने और आज के आधुनिक विकास और वैश्वीकरण के दबावों के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और इसका सामना उत्तर प्रदेश आज भी कर रहा है।